Good morning, dear student of class 11. Today I am going to teach Discovering Todd, the saga continues in हिंदी अनुवाद। जब उसकी मृत्यु हुई वो सिर्फ एक किशोर था। मिस्र पर शताब्दियों तक शासन करने वाले एक शक्तिशाली परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी उसे सोने से लाद कर कब्र में से सुला दिया गया और अंत में भुला दिया गया। सन 1922 में उसकी विशाल कब्र की खोज के बाद आधुनिक संसार इस बात का अनुमान लगाता रहा कि उसके साथ क्या हुआ, जिसमें हत्या की सर्वाधिक संभावना मानी जाती है। अब लगभग 80 वर्ष से पहली बार अपनी कब्र को छोड़कर टूट सीटी स्कैन से गुजरा। सीटी स्कैन किया गया जो उसके जीवन और मृत्यु के बारे में नए संकेत देता है और मिस्र में लड़के जैसे शासक के सटीक फॉरेंसिक पुनर्निर्माण के लिए सही जानकारी देता है। तेज हवा ने भूत जैसे बगुले पैदा कर दिए जब वैली ऑफ द किंग्स नामक मिस्र के प्राचीन कब्रिस्तान के राजा टूट को कब्र से निकाला गया। काले रंग का वक्र वाले बादल पूरे दिन आसमान के आर पार तैरते रहे थे और अब तारों का ताबूत जैसी प्लेटी रंग से ढक रहे थे। 5 जनवरी 2005 को शाम के 6 बजे थे। संसार के सबसे प्रसिद्ध शव सिर की ओर से सीटी स्कैनर के अंदर सरकाया गया, जिसे यहाँ उस समय लगभग अज्ञात युवा शासक के लंबे समय से चले आ रहे चिकित्सीय रहस्यों की जांच पड़ताल के लिए लाया गया था, जिसकी मृत्यु 3300 वर्ष से भी ज़्यादा पहले हुई थी। पूरे दोपहर विश्व भर में पर्यटक संकरी चट्टान में काट कर बनाई गई 26 फीट गहरी कब्र में अपनी श्रद्धांजलि देने आ धमकी। उन्होंने कब्रिस्तान के कक्ष का दीवारों पर बने भित्ति चित्रों को देखा और टूट के स्वर्णचरित चेहरे को देखा, जो शव की शक्ल वाले बाहरी ढक्कन की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता थी। कुछ पर्यटकों में धीमी आवाज़ में मार्गदर्शियों को पड़ा, अन्य चुपचाप खड़े थे, शायद किशोरावस्था के अंतिम वर्षों में टूट की असामयिक मृत्यु के बारे में सोच रहे थे या कांपते हुए सोच रहे थे कि क्या मिस्र के प्राचीन शासक फेरो का अभिशाप या अभाग्य जो उन लोगों पर पड़ता है जो परेशान करते हैं वास्तव में सच था। सन 1920 में कार्टर ने जो कुछ किया उसकी वजह से मौमी बहुत खराब हालत में है। मिस्र की सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़ के महासचिव जूही हवास ने कहा, जब वे शव पर पहली लंबी निगाह डालने के लिए उसके ऊपर झुके, हावर्ड कार्टर जो एक अंग्रेज पुरातत्वविद थे जिन्होंने वर्ष की व्यर्थ खोजबीन के बाद सन 1922 में टूट के मकबरे की खोज की थी। इसके अंदर की वस्तुएं यद्यपि जल्दबाजी में पुराने समय में उलट पुलट के कर दी गई थी, पर आश्चर्यजनक रूप से पूर्ण थी। उनकी खोज की विषय वस्तु कभी भी खोजे गए शाही संग्रह में सर्वाधिक समृद्ध है और फेरो को कथा का हिस्सा बना चुकी है। सोने के आश्चर्यजनक शिल्प उपकरण और जो पुनर्जीवन की गारंटी देती है, उनकी शाश्वत आभा ने खोज के समय सनसनी पैदा कर दी थी और आज भी सर्वाधिक ध्यान आकर्षित करती है। किंतु टूट की मृत्यु के उपरांत जीवन में रोज काम आने वाली वस्तुओं के साथ दफना दिया गया था। तख्ते के ऊपर खेले जाने वाले खेल, कांसे की रेजर, लिनन के अंतवस्त्र और शराब के बक्से। फेरो को अंत्येष्टि की खजाने की महीनों तक रिकॉर्ड करने के बाद कार्टर ने उससे जुड़े 3 और ताबूतों की छानबीन शुरू की। पहले ताबूत को खोलने पर उसे वीज़ा और जैतून की पत्तियां, जंगली अजमूद, कमल की पंखुड़ियां और नीले बैंगनी
रंग के फूलों से सुसज्जित कफन मिला, जिससे एक हल्का सा प्रमाण मिलता था कि अंत्येष्टि मार्च या अप्रैल में की गई थी। जब अंततः कार्टर मॉमी तक पहुंचा तो उसके सामने परेशानी आ गई। अंतिम संस्कार में आनुष्ठानिक रूप से प्रयुक्त गोंद सख्ती हो गया था और उसमें टूट के शव को ताबूत के ठोस सोने के तल से मजबूती से चिपका दिया गया था। किसी भी मात्रा में प्रयुक्त वास्तविक बल उसे अलग नहीं कर सकता था। बाद में लिखा, क्या किया जाए। सुदूर दक्षिण में स्थित मिस्र के सूर्य की तपन उस पर हथौड़े जैसी मार कर सकती है और कार्टर ने गोंद को ढीला करने के लिए इसको सूर्य की तपन को काम में लेने की कोशिश की। घंटों तक उसने मॉमी को तपती धूप में रखा, जिससे उसका तापमान 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया, लेकिन कुछ भी ना हिला। उसे वैज्ञानिक उदासीनता के साथ लिखा, राजा के अवशेषों को ऊपर उठाने के लिए उसके अंगों और धड़ के नीचे ठोस पदार्थों की छेनी की मदद से काट देना होगा, ताकि उसके बाद राजा के अवशेषों को उठाना संभव हो जाए। अपनी सफाई देने के लिए कार्टर के पास कोई विकल्प नहीं था। अगर वो मॉमी को काट कर अलग ना करता तो चोर राक्षसों को झांसा देकर उस मॉमी से सोना निकालते हुए उसे फाड़ देते। टूट के इस जमाने में शाही लोग अत्यंत संपन्न थे और वे सोचते थे या आशा करते थे वे अपनी संपत्ति को मृत्यु के बाद अपने हाथ से ले जा सकेंगे। अपनी मृत्यु से परे की यात्रा के लिए राजटूट को चमकदार चीज़ों, बहुमूल्य हारों और कंगनों, अंगूठियाँ, ताबीज़ों, खास अवसर पर पहनने वाली वस्त्रों, सैंडलों, उंगली और अंगूठों के खोलों और अब पवित्र समझे जाने वाले ताबूत और मुखौटों से लाद दिया गया था। सब शुद्ध सोने के थे। टूट को आभूषणों से अलग करने के लिए कार्टर के कर्मचारियों ने मॉमी को सिर अलग कर दिया और लगभग हर मुख्य जोड़ को अलग कर दिया। जब एक बार उनका काम पूरा हो गया तो उन्होंने नुकसान को छिपाने के लिए मुलायम पदार्थ लगाकर अवशेषों को एक लकड़ी के बक्से के अंदर रेत की परत की गद्दियाँ लगाकर उस सज्जा पर लिटा दिया जहाँ टूट आज भी लेटा हुआ है। बीच के दशकों में पुरातत्व विज्ञान बहुत कुछ बदल गया। पुरातत्व विज्ञान का ध्यान खजाने पर कम, जीवन के मनमोहन विवरण और मृत्यु के जिज्ञासा जगाने वाले रहस्य पर अधिक है। ये चिकित्सा तकनीक को शामिल करते हुए अपेक्षाकृत अधिक परिष्कृत औजारों का प्रयोग करती है। सन 1968 में कार्टर की खोज के 40 वर्ष से भी अधिक बाद में एक शरीर विज्ञानी प्राध्यापक ने मॉमी एक्सरे किया और एक चौंकाने वाली उजागर सामने आई। उसकी टूट की छाती पर जमे गोंद के नीचे उसकी उरोस्थी तथा सामने वाली पसलियाँ गायब थी। आजकल कंप्यूटेड टोमोग्राफी या सीटी द्वारा निदानात्मक चित्रांकन किया जा सकता है, जिसके द्वारा क्षैतिज के समकोण पर लिए गए सैकड़ों एक्सरेज को त्रियामी वास्तविक चित्र बनाने के लिए ब्रेड को स्लाइसिस की तरह जोड़ दिया जाता है। एक्सरे की अपेक्षा सीटी स्कैन टूट के बारे में कौन सी और जानकारी देगा, और क्या उसने उसके बारे में अभी भी बाकी दो बड़े प्रश्न का उत्तर ये दे सकता है, वो कैसे मरा और मृत्यु के समय उसकी उम्र कितनी थी। राजा टूट की मृत्यु एक बड़ी घटना थी। शाही मानकों के हिसाब से भी वो अपने वंशानुक्रम में अंतिम था और उसका अंतिम संस्कार एक वंश के लिए मृत्यु की घंटी थी, किंतु उसकी मृत्यु और उसके बाद की घटनाओं के विवरण अस्पष्ट हैं। आमेनहोटेप III, जो टूट का पिता या दादा थे, एक शक्तिशाली फेरो थे जिन्होंने 18वीं पीढ़ी का स्वर्णिम काल के चरम पर लगभग 4 दशक तक शासन किया। उसका पुत्र आमेनहोटेप IV उसके बाद राजगद्दी पर बैठा और प्राचीन मिस्र
के इतिहास में एक अति विचित्र गुण की शुरुआत की। नए राजा ने एटन नामक सूर्य चक्र की पूजा को बढ़ावा दिया, अपना नाम बदल के आखेटन रख लिया, अर्थात एटेन का सेवक। अंततः वैकल्पिक पंखों ने इतने अच्छे तरीके से काम किया कि प्रक्रिया समाप्त हो गई। यहाँ जांचने के बाद की गई आंकड़ों खोए नहीं हैं। तकनीशियनों ने टूट को कर्मचारियों को सौंप दिया जो उसे वापस मकबरे में ले गए। ताबूत से निकालने के बाद 3 घंटे से भी कम समय में फेरो फिर से शांतिपूर्वक वहाँ विश्राम कर रहा था, जहाँ अंत्येष्टि करने वाले पुजारियों ने इतने लंबे समय पहले उसे सुलाया था। वापस टेलर पर एक तकनीशियन ने कंप्यूटर का स्क्रीन पर टूट के आश्चर्यजनक चित्र बनाए। बिखरे हुए प्रकाश बिंदुओं पिक्सल से एक भूरे बालों वाला सिर बन गया और तकनीशियन ने इसे चारों ओर घुमाया और हरा दिशा में झुकाया। रीढ़ की हड्डी का गर्दन वाला भाग इतना स्पष्ट दिख रहा था मानो शरीर विज्ञान की कक्षा में हो। अन्य चित्रों के हाथ, पसली और ढांचा और खोपड़ी का अनुप्रस्थ परिच्छेद दिखाया, किंतु अब दबाव हट गया था। अपनी कुर्सी पर वापस बैठते हुए जूही हवस मुस्कुराए। स्पष्ट था कि वे राहत महसूस कर रहे थे कि कोई गंभीर गड़बड़ी नहीं हुई थी। मैं पिछली रात सोया नहीं, 1 सेकंड के लिए भी नहीं, उसने कहा। मैं बहुत ज़्यादा चिंतित था, किंतु अब मुझे लगता है कि मैं जाकर सोऊंगा। जब तक हम ट्रेलर पर ये धातु की सीढ़ियों से उतरकर रेतीले की जमीन में आए, हवा थम चुकी थी। मृत लोगों की इस घाटी में सर्दी का हवा उतनी ही ठंडी और शांत थी जितनी स्वयं मृत्यु। टूट के मकबरे के प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर ओरियन तारामंडल था, जिसे प्राचीन मिस्रवासी मृत्यु के बाद के देवता ओसिरिस की आत्मा के रूप में जानते हैं, जो इस किशोर राजा की निगरानी कर रहा था। डियर स्टूडेंट, ये हिंदी अनुवाद है इस चैप्टर की। टुमारो I will continue the next chapter.